आमिर भाई, घुटने पकड़ लूँ, शागिर्दी में आ जाऊँ, नज़र उतारूँ। पहली बात ये कि टॉस आपकी ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड जीते, न्यूजीलैंड जीता। आपने कहा 165 करेगी, 166 हुए। मिचेल जब खेलने आए आपने कहा ये आज कुछ करेगा। मिचेल उनके टॉप स्कोरर रहे और मैन ऑफ द मैच हो गए। की वेखे है कुछ नहीं यार, एक्चुअली जिस तरह मेहनत कर रही थी न्यूजीलैंड, अब मेरी ख्वाहिश थी कि ये जीता है, क्योंकि हर कोई कह रहा था इंग्लैंड की 11 तक बैटिंग है, बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, इसमें कोई शक नहीं था। प्रेशर मैच, और जिस तरह मैं पहले कह रहा था ये बड़े मेथोडिकल हैं। आप देखें कि किस शानदार तरीके से इन्होंने बॉलिंग की। शुरू में आउट करने की कोशिश की, आउट नहीं हुआ। एक इन्होंने पावर प्ले में विकेट हासिल की। उसके बाद देखिए सोडी को कितना अच्छा ट्रेन करके लेके आए। तो आज फ्लेयर को क्या हुआ फिर? देखिए फ्लेयर फंस जाता है जब थोड़ा सा प्रेशर पड़े ना। जो बैट्समैन जो हैं वो फ्री फ्लोइंग हिटिंग करने वाले हैं, उनका बल्ला स्टटर करता है, फिर वो घूमता नहीं है उस तरीके से जिस तरह वो आम मैचों में घुमाते हैं। प्रेशर आपसे ना बड़ी फ़नी चीज़ें करवाता है। और आज मुझे समहाउ फीलिंग थी कि जो न्यूजीलैंड की टीम है इनको पकड़ लेगी, और मेरा जो ख्याल था वही कि 165 तक ये रोक सकते हैं। ये 140 तक रोक सकते थे अगर कैच ड्रॉप ना होता मलान का। जो मुझे उनकी बॉलिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस था, और मैं देख रहा था कि अगर ये इतने पे इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये कितना कर सकते हैं। तो 165 देखें, उन्होंने चेज़ बहुत ज़बरदस्त किया, आउट हुए, विकेट के ऊपर रुके रहे। वो जो पार्टनरशिप हुई वो गेम को आगे लेके गई। ठीक है, 2 आउट हुए, नीशम आए, उन्होंने 1 ओवर लूटा, उसके बाद आसान कर दिया। आप देखें जो सबसे अच्छी चीज़ थी, सीनियर प्लेयर आउट हुए, मिचेल 19वें ओवर तक अंदर है, आउट नहीं हुए। इसको कहते हैं टीम वर्क, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस देना। देखें उन्होंने सिर्फ एक इनिंग्स अच्छी खेली हुई थी 49 की अगेंस्ट इंडिया, वो भी चेज़ करते हुए। वो जो कॉन्फिडेंस था आज काम आया। वो नीशम आउट हुए, उसके बाद इन्होंने छक्के लगा के गेम को बिल्कुल बंद कर दिया। सो न्यूजीलैंड थॉरली डिजर्व टू विन। जिस तरह उन्होंने मेथोडिकल क्रिकेट थ्रू आउट खेली है, पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ हारने के बाद जिस तरह वो उन्होंने पीक किया है, और बड़े क्वाइटली अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाते गए, और फाइनल में आपने सोचा था कि न्यूजीलैंड आएगी फाइनल में? नहीं मैंने भी नहीं सोचा था बाय द वे। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि आमिर भाई, जिस तरह आमिर भाई ने आज प्रोग्राम जब हमने प्री मैच ट्रांसमिशन की उसी में कह दिया था कि न्यूजीलैंड की वाइब्स आ रही हैं, तो क्या आपको स्टार्ट से वाइब्स थी न्यूजीलैंड की? बाजी आमिर सुहेल साहब ने जो बात की है, तो ये काफी दिनों से परफॉर्मेंस देखते हैं, और उन्होंने जो किया कि टॉस जीते तो टॉस जीते हैं, और उसके बाद बॉलिंग की है। तो लेकिन आखिरी 3-4 ओवरों में मैच बदला सारा। तो वहीं पे जाके जो निशान ने 10 गेंदों में 27 रन किए हैं, और उसके बाद फिर मिचेल ने जो छक्के मारे हैं। मैं इंग्लैंड की बॉलर के ऊपर हैरान हूँ कि इतने एक्सपीरियंस बॉलर थे, और उन्होंने इस तरह शॉर्ट पिच छक्के खाते गए। यानी तजर्बाकारी भी आज काम नहीं आई, तजर्बे में भी मात हुई, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे और कुल अहाता करेंगे आज के मैच का। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के मैच में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, बैटर नीशम और डैरिल मिचेल की तरफ से जिस तरह जारहाना इनिंग्स खेली गई, उससे न्यूजीलैंड को इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल फतह नसीब हुई और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच चुका है। इंग्लैंड जो फेवरेट रही है, आज उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आमिर भाई की तरफ बढ़ेंगे। आमिर भाई, सवाल मेरा पूरा सुनना है। मुर्शद, मुझे ये बताएं कि आप इल्मे नजूम पे दस्तरस रखते हैं, किसी नजूमी से आपका राबिता है, या फिर मिचेल ने कोई मैच खेलने से जाने से पहले आपको कोई वॉइस नोट भेजा? आपने 3 बातें की, टॉस की, 165 रन की जो 166 हुए, तीसरी बात आपने कहा मिचेल का आज का दिन है, मिचेल मैच जितवाएगा। की वेख्या है, पता क्या चला था? फीलिंग थी जिस तरह न्यूजीलैंड, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जिस तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलता आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की टीम तगड़ी है। उन्होंने पूरा प्लान करके, जिस तरह आज न्यूजीलैंड ने चेज़ किया उसी तरह पाकिस्तान ने चेज़ किया। इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। मैं बार बार यही कह रहा था कि ये मेथोडिकल क्रिकेट खेल रहे हैं, मेथोडिकल। ये
बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करके आके क्रिकेट खेलते हैं और इनका कप्तान जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे यकीन था कि ये 165 से ज़्यादा जो है नहीं करने देंगे इनकी बॉलिंग। मैं समझता हूँ कि अगर कैचेस, एक आधा कैच ना ड्रॉप होता जो बहुत वाइटल था, ये 140 पे भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। बेसिकली इनकी जो मेथड है, मुझे उसकी वजह से कॉन्फिडेंट था कि ये टीम जो है बड़ी अनअज्यूमिंग है, बड़ा क्वाइटली कॉन्फिडेंट होके ये आके क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इंग्लैंड को पकड़ लेंगे। वो अपने जोन में होंगे कि हमारे पास हार्ड हिटर है और ये उनको हिटे नहीं मारने देंगे। वही हुआ और आज मैंने आपको ये भी कहा था कि जॉस बटलर स्कोर नहीं करेंगे इतनी आसानी से। अच्छे बॉलर चाहे जितना मर्जी हिटे मारने वाला हो, इतनी आसानी से इस प्रेशर मैच में स्कोर नहीं करने देते। जो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की है उसके बाद उनके लिए जीतना बहुत आसान हो गया था। अगर 180 के करीब, 75-80 के करीब होता स्कोर, ऑल्दो इन्होंने 19वें ओवर में मैच जीता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो और 10 एक्स्ट्रा रन जो है इनके ऊपर प्रेशर लेके आते हैं और इनकी बैटिंग मे बी वो प्रेशर हैंडल ना कर सकती। लेकिन आपको न्यूजीलैंड की जितनी तारीफ़ आप कर सकते हैं वो करें। 2 आउट हो गए उनके मेन बैट्समैन गप्टिल और विलियमसन, जिनके ऊपर आप समझ रहे उनकी रीढ़ की हड्डी है, वो टूटी, लेकिन फिर भी वो गिरते पड़ते वो जो पार्टनरशिप थी कॉनवे की और उनके साथ मिचेल की, वो जो लेके गए 12वें 13वें ओवर तक कोई नुकसान नहीं हुआ, वो फाउंडेशन ले कर गए। और एक ओवर देखिए, ये मैच T20 फॉर्मेट इतना अनफॉरगिविंग है, एक बड़ा ओवर आपको मिल जाए और बिल्कुल सारा कुछ चेंज हो जाता है। क्या समझते हैं आज के मैच में जॉर्डन को याद रखा जाएगा या नीशम को याद रखा जाएगा? आई थिंक नीशम को सारे याद रखेंगे, जॉर्डन को सिर्फ इंग्लिश फैंस याद रखेंगे। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रेशर आपसे गलत चीज़ें करवाता है। एक छक्का लगा और उसके बाद वाइड होने शुरू हो गए। देखिए, जो बैट्समैन इस तरह इधर हिट मार रहा है उसको राउंड द विकेट आप आके बॉल करके विकेटों में गेंद देंगे, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? सो अगर वो ओवर द विकेट रहते और उनको गेंद बाहर निकालते तो उनका ज़्यादा चांस था इधर हिट मारने की कोशिश में टॉप एज लग के जाता है। मैं समझता हूँ कि ओवन मॉर्गन ने कप्तानी बहुत अच्छी की। शुरू से आप उनका देखें इस टूर्नामेंट में कि उन्होंने स्पिनर से अटैक करवाया, कभी मोइन अली से, कभी उन्होंने आदिल रशीद से एक फास्ट बॉलर को यूज़ किया। आज दोनों तरफ से फास्ट बॉलर यूज़ किया। उनको पता था टोटल हमारा छोटा है, गेंद अगर स्विंग होता है इधर स्पिन नहीं होगा, अगर गेंद स्विंग हुआ हमें अर्ली विकेट्स मिलेंगे तो हम मैच में रहेंगे। वो हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक गलती उन्होंने की कि जो आदिल रशीद को उन्होंने ओवर दिया, जो छठा ओवर था पावर प्ले का, कॉनवे उस वक्त जो एजी थे, फास्ट बॉलर से उनसे रन्स नहीं बन पा रहे थे, वहाँ पे आदिल रशीद की बजाय अगर मोइन अली को ट्राई कर लेते हैं, ऑफ स्पिनर को ट्राई करते, शायद उनको विकेट मिल जाती। मैं समझता हूँ उस ओवर में जो कॉनवे को चौका मिला है, उस आपके ऊपर उन्होंने ड्राइव मारी, उससे कॉन्फिडेंस आया और वो मैच को डीप लेके गया। और मैं समझता हूँ नर्वस तो सारे थे मैच, लेकिन बहुत मज़ेदार। आज सबने उंगलियां भी दबाई हुई थी शायकीन के, आप अगर मनाजिर देखें। आमिर भाई, क्या लगता है जॉर्डन की जो ओवर थी, उन्हें शॉर्ट बॉल पे छक्का लगा, उसके बाद वो ओवर थिंकर हुए? ओवर थिंकर भी प्रेशर आता है और क्रूशल मोमेंट था। उनको पता था ये ऐसे प्लेयर हैं, ये एक ओवर में गेम चेंज कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा जब बॉलर अंडर प्रेशर होता है वो तंग करती है। कभी विकेट कीपर जा रहा है उनके पास, कभी मोइन अली आ रहा है उनके पास, कोई आ रहा है कि ये करना है। जो बॉलर की अपनी थिंकिंग है वो गड़बड़ हो जाती है। आई थिंक वहाँ पे जो कहने की ज़रूरत थी कि ये मिड विकेट की तरफ एम कर रहा है हर शॉट, तो बजाय राउंड द स्टम्प्स आने के आप इसको थोड़ा सा बार गेंद करने की कोशिश करें, क्योंकि टांग उनकी इस तरफ है। सही। आप उनको रीच करवाते ऑफ साइड की तरफ प्रोटेक्शन रख के, तो एज ए बॉलर आपका चांस था। लेकिन राउंड द स्टंप वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करने की कोशिश कर रहे थे, वो उस एंगल से जब आप बाहर करने की कोशिश करेंगे वो और ज़्यादा बाहर जाता है। सही। सो वो जो ओवर है, आई थिंक वो कंफ्यूज थिंकिंग की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर गया। और उसके बाद तो आई थिंक मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा
मैच easy में कर आज दिया। काफी उतार चढ़ाव भी देखने में आए हैं। वो उतार चढ़ाव जो हैं वो मैच में सनसनीखेज मरहले को पैदा करते रहे और शायकीन क्रिकेट का लुत्फ भी दोबाला करते रहे। नाज़रीन, इसी बीच शामिल गुफ्तगू करते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर यहिया हुसैनी साहब। यहिया भाई, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। यहिया भाई, पहला सवाल आपसे ये, आज का मैच जब स्टार्ट हुआ तो क्या आपको ये लगता था कि न्यूजीलैंड जो है वो आज इंग्लैंड को हरा देगा? सबसे पहले तो यासिर रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अगर आपका नाम सही ले रहा हूं तो मैं चाहूंगा मैं मशकूर हूं आपका। ठीक है, आमिर सोहेल साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और आमिर सोहेल साहब ने जो की शुरुआत में एक बात की कि इंग्लैंड की टीम ने खराब फील्डिंग नहीं की, बल्कि आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग का बहुत स्टैंडर्ड नहीं रहा। मैं 100% आमिर सोहेल साहब की बात से एग्री करूंगा। दूसरी बात जो आमिर सोहेल साहब ने की कि आई थिंक इस पिच के ऊपर 180 से कम स्कोर होना नहीं चाहिए था और इंग्लिश टीम नहीं गई यहाँ तक। तीसरी बात यह है यासिर साहब के आज मुझे एक चीज़ लगी और आज के मैच के बाद शायद ये डिबेट ऑन भी हो जाए कि T20 क्रिकेट में शायद इंग्लिश टीम के कप्तान इयन मॉर्गन हो गए, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, शायद उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई है, आप कुछ नहीं कहेंगे, या विराट कोहली जो T20 का प्लेयर नहीं है उसको नहीं खेलना चाहिए T20 क्रिकेट के अंदर, और कम से कम उसको कप्तानी नहीं देनी चाहिए। और आज जो इयन मॉर्गन सिर्फ कप्तानी की वजह से टीम के साथ एसोसिएट थे, आज वो कप्तानी में भी एक्सपोज हुए। और कैसे एक्सपोज हुए देखें, T20 क्रिकेट में आज के मैच के बाद एक चीज जो लोगों को अपने जहन में ग्रिल कर लेनी चाहिए कि आप जब तक विकेट नहीं लेंगे आप मैच नहीं जीतेंगे। और आज के मैच में यही हुआ, विकेट्स इन हैंड रखी और शायद न्यूजीलैंड की टीम ने एक चांस रखा था और उस चांस पे उन्होंने मौके पे चौका रख दिया। आखिरी 4 ओवर में जो कुछ इंग्लिश टीम के साथ हुआ शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, लेकिन जो जॉर्डन गेंद कर रहे थे और शायद जॉर्डन का जो ओवर था वो मैच का डिसाइसिव ओवर बना। बट ऑन द अदर साइड एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम क्यों हाई रेट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मिचेल स्टार्क से वो आखिर में ओवर नहीं कराते। मिचेल स्टार्क को वो पहले 2 ओवर करवाते हैं और बीच में वो उनको लेकर आते हैं विकेट लेने के लिए। यहाँ पर जो इयन मॉर्गन ने एक बड़ा ब्लंडर किया, एक चीज तो ये थी कि उनको मोइन अली को बीच में गेंद कराना चाहिए थी, क्योंकि आज जो 180 रन बचाए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने, उन्होंने 8 बॉलर से ओवर कराए, 8 बॉलर से जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके कप्तान ने 8 बॉलर को यूज किया। जिमी निशम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर डाला आखिरी, लेकिन आज मोइन अली से एक बॉल नहीं करवाना समझ से बाहर था। और जितनी अच्छी कप्तानी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में की थी इयन मॉर्गन ने, आज वो उतनी अच्छी कप्तानी करते हुए हमें दिखाई नहीं दी है और ये चीज जो थी उनके लिए कॉस्टली हो गई। हालांकि आप ऊपर से 2 आउट करने के बाद 167 करवा दें एक ऐसी टीम से जिसके बैट्समैनों को खुद इस बात का यकीन नहीं था कि जनाब वो चिप इन करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान के बहुत बड़े कैप्टन आपके साथ महवे गुफ्तगू हैं, स्टूडियो में आपके साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो इस चीज के ऊपर तबसरा करें। आप क्या राय रखते? पॉइंट अच्छा मेक किया, कैप्टनसी वो नहीं की। अगर आप केन विलियमसन की बात करें, 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडल में थे, सेंटर को उन्होंने 1 ओवर करवाया, उसके बाद उन्होंने फौरन उसको चेंज कर दिया, फिर वो अपना छठा बॉलर लेके आए, फिर उन्होंने 7वें बॉलर से बॉल करवाए। उनको पता था, उन्होंने चांस भी लिया, फिलिप से 1 ओवर कराया ऑफ स्पिन, और वो उस वक्त में करवाया जब फिलिप उनकी उंगली के पे चोट लगी हुई थी, उन्होंने करवाया, उन्होंने चांस लिया कि इसके खिलाफ वो बड़ी शॉट मारने की कोशिश करेंगे और उसमें अगर उनको विकेट मिलती है तो पंट पे कप्तान जाता है कई दफ़ा अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर। विकेट मिलेगी वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलेगी तो 1 ओवर जो है आउट ऑफ द वे। अगर उस सिचुएशन में फिलिप ने सिर्फ 10 रन दिए, हालांकि 2 चौके लगे, 10 रन दिए, लेकिन गुड डिसीजन। 1 ओवर सेंटर का कम हुआ, फिर दूसरी तरफ से कम हुआ, उसके बाद सेंटर ने बॉलिंग नहीं की। देखिए उनका मेन 5वां बॉलर है सेंटनर, उन्होंने देखा कि ये विकेट सेंटनर की नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आदिल रशीद की जगह अगर पावर प्ले का 6ठा ओवर मोइन अली को दिया जाता और मोइन अली को यही कहा जाता कि देखो इस वक्त ये फंसे हुए हैं, बिल्कुल ये प्रेशर में है, 2 विकेटें गिरी हुई हैं, ये इनिंग्स को रीबिल्ड कर रहे हैं, इसमें फेंको, फ्लाइट करो, अगर हमें एक और विकेट यहाँ पे मिल जाती है, गेम जो है वो हमारे हाथ में। लेकिन डिफेंसिव अप्रोच 2 आउट करने के बाद, लेकिन एक चीज़ अच्छी की, दोनों तरफ से नया बॉल करवाया,
जो स्विंग हुआ और उनको फ़ायदा भी हुआ, लेकिन आई थिंक राइट टाइम पे जो डिसीजन करने की ज़रूरत थी 2 विकेट लेने के बाद वो उन्होंने नहीं किया और उसकी वजह से वो मैच हार गए। और दूसरी चीज़ देखें, आप सैम बिलिंग्स को मैच खिला रहे, आप उनको बैटिंग करने नहीं भेज रहे, आप खुद बैटिंग करने नहीं आ रहे, और आपको पता है सोडी उनका जो है वो एक वेपन है, उससे वो विकेटें हासिल करते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि क्या था, अगर उन्होंने ये सोच के दोनों मोइन अली और उनको बैटिंग कराई थी, फिर उनको खुद आना चाहिए था। मोइन अली को ऊपर लाने का डिसीजन आप कैसे समझते हैं? देखिए बिल्कुल ठीक था, वो बेसिकली 2 सेंटनर और सोडी दोनों गेंद लेफ्ट हैंडेड को अंदर लेके आ रहे थे, तो वो प्रेशर डालने के लिए हमें इस मौके के ऊपर, चूँकि जॉस बटलर की लगी नहीं हुई थी, इस मौके के ऊपर हमें 2 बड़े ओवर मिल जाएं किसी तरह, ताकि हम जो है गेम में वापस आए। लेकिन कप्तानी केन विलियमसन की बहुत ज़बरदस्त थी, ही वॉज वन स्टेप अहेड ऑफ द ऑपोजिशन। उनके पास हथियार थे, उन्होंने कहा कि ये 2 इन्होंने भेजें तो ये लो पकड़ो, हम इसको इस तरह हैंडल कर लेते हैं। यही भाई, आपको लगता है कि आज के दिन डियो फैक्टर का भी कोई रोल रहा है बीच में? देखिए यासिर, जिस वक्त टॉस हुआ था उसी वक्त इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था केन विलियमसन ने कि जनाब ड्यू फैक्टर है, दूसरा बैटिंग पैराडाइज पिच थी, और यहाँ पर जो स्कोर इंग्लैंड ने किया मेरे ख्याल में कम से कम 15 रन ये शॉट थे। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने बॉलर्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। बिल्कुल मैं 100% आमिर सोहेल साहब की गुफ्तगू से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन आज इंग्लैंड की टीम खराब क्रिकेट खेली, और हालांकि लगना नहीं चाहिए था कि इंग्लैंड की टीम खराब क्रिकेट खेलती, क्योंकि एक बड़े मैच से पहले वो एक मैच हारे हुए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन थोड़ा सा कंप्लेसेंट नजर आए। और देखें, इसीलिए हम कहते हैं कि टॉस वाला कप्तान नहीं होना चाहिए। मोहम्मद हफीज बिल्कुल ठीक कहते हैं, टॉस वाला कप्तान जो है ना वो कहीं एक्सपोज हो जाता है, और यहाँ पर बहुत वनडे T20 क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान इयन मॉर्गन है, बट जब तक वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, तो फिर वो कैसे चीजों को ड्राइव करेंगे? वो क्या सिर्फ फील्डिंग सेट करने के लिए कप्तान है? वो कहते हैं ना टेनिस के खेल में होता है नॉन प्लेइंग कैप्टन, तो फिर वो नॉन प्लेइंग कैप्टन बन जाए। तो चूंकि वो बैटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे थे, आज वो कप्तानी में एक्सपोज हो गए। जो जब आपने 2 आउट कर लिए थे, मेरे ख्याल है आदिल रशीद को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत ही नहीं थी। आपको क्रिस जॉर्डन को बीच में रखना चाहिए था। आप फर्स्ट चेंज में मोइन अली को लेकर आते और आदिल रशीद को आप इंट्रोड्यूस करते 10 ओवर के बाद, तो वो 18 ओवर तक आराम से जा सकते थे, एक एंड वो ब्लॉक कर देते। जिस तरह लियाम लिविंगस्टोन ने बॉलिंग की है, लगा वाज़ेह तौर पर कि आज कप्तानी अच्छी नहीं की, क्योंकि इस पिच के ऊपर बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूँ तो शारजा में एक मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, और बहुत उम्दा बॉलिंग की थी आखिरी ओवर में क्रिस जॉर्डन ने, लेकिन आज तो ना वो यॉर्कर कर रहे थे, आज ना वो जड़ में बॉल कर रहे थे। जहां उनको 2 छक्के लगे उनके पसीने छूट गए और वो विकेटों में गेंद करने से जो है कतरा रहे थे, इधर उधर बॉल कर रहे थे। और T20 क्रिकेट में तो एक्स्ट्रा बॉल आपके लिए जो है वो मौत का पैगाम लेकर आती है। आपने इतने क्रूशल टाइम पर 2 वाइड बॉलिंग कर दी, तो ये चीज़ों जो थी इंग्लैंड के हाथ पांव तो फूल गए थे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं आज के मैच में इंग्लैंड की नाकामी का जो वाहिद जिम्मेदार है वो उनके कप्तान को समझता हूँ कि आज उन्होंने बिल्कुल भी कप्तानी नहीं की, क्योंकि ये 2 कप्तानों का आज मुकाबला था, केन विलियमसन। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पिछले 6 सालों के अंदर जो है न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी मुकाबलों में बहुत अच्छा खेली है। 2015 वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले मेलबर्न में, और उसके बाद 2019 का फाइनल वो खेले लॉर्ड्स में, फिर उसके बाद आईसीसी के वो टेस्ट चैंपियन बने हैं। तो उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले फर्गूसन उनके आउट हो गए हैं, बावजूद उनके उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। लेकिन आज के मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना मैच का मुजरिम, तो मेरा ख्याल है इंग्लिश टीम के कप्तान इस मैच के मुजरिम। सही। नाज़रीन, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो देखते हैं कि न्यूजीलैंड ने आगाज पे किस तरह इंग्लैंड को जकड़ा, किस तरीके की वो पहली 3 ओवर्स डिलीवर की गई। आमिर भाई, इत्तेफाक कहिए या जो मर्जी कहिए, पहली ओवर पहली 5 बॉल्स सऊदी की जानिब से जो करवाई गई, 2 रन्स, आखिरी गेंद पे चौका। दूसरी ओवर जो बोल्ट से करवाई गई, पहले 5 गेंदों पे 2 रन्स, आखिरी पे चौका। 10वीं ओवर जो पहली ओवर थी नेशम की, वो उन्होंने करवाई पहली 5 बॉलों पे 2 रन्स, आखिरी बॉल पे चौका। इत्तेफाक समझ? देखिए, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये मार से बचने के लिए ये कर रहे थे,
आई थिंक उन्होंने जो सऊदी को चौका लगा, उन्होंने जिस तरह आप वोक्स ने आउट किया गप्टिल को, उन्होंने भी गेंद बार करने के बाद उन्होंने लेग स्टंप से गेंद को स्विंग करने की कोशिश की, आउट स्विंग करने की कोशिश की, वो सीधा रह गया और वहाँ पे चौका लग गया। आउट करने की कोशिश की। बोल्ट ने जो है वो थोड़ा सा पीछे गेंद किया कि वो ज़ोर से मारने की कोशिश करेंगे, वो ऊपर चढ़ जाएगा। सो चौका उन्होंने खाया आखिरी गेंद के ऊपर, लेकिन विकेट हासिल करने के लिए खाया। ये डिफरेंस था कि वो विकेट्स का सोच रहे थे बैट्समैन को फंसाने के बाद। उन्होंने ये नहीं किया कि यार अब 2 रन बने हुए तो चलो 2 या 3 के ऊपर ओवर ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा अगर बैट्समैन फंसा हुआ है वो ट्राई करेगा किसी डिफरेंट चीज़ को आउट करने की कोशिश करते हैं। सही। तो नाज़रीन देखेंगे कि ये टीम जो मेथोडिकल आगे बढ़ रही है और जिसकी स्ट्रेंथ भी मेथोडिकल है, वो फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान से मुकाबला करती है तो उसकी हिकमत अमली क्या होगी, इसी पे मजीद भी बात करेंगे। या हुसैनी साहब और आमिर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक ब्रेक लेनी है, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आज अगर न्यूजीलैंड की फील्डिंग को दाद ना दी जाए तो ये भी गलत होगा कि न्यूजीलैंड की जानिब से जिस तरह फील्डिंग की गई, बिलखुसूस फ्लिप की तरफ से जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई गई और वो मैच में कारकर्दगी दिखाने के लिए जिस हद तक पुरजोश थे, उनकी तरफ से कैच भी छूटा, लेकिन वो जिस तरीके से पूरी हिम्मत के साथ मैच में फील्डिंग को मजबूत बनाने के लिए कारगर साबित हुए तो उनको भी दाद देनी चाहिए। उसके बाद भी वो जख्मी भी हुए लेकिन वो मैच में उसी तरीके से जैलिन भी रहे। मैं आपकी जानिब आऊँगा यहिया भाई, आप क्या समझते हैं कि आज की फील्डिंग न्यूजीलैंड की तरफ से कैसी रही, बिलखुसूस फिलिप के ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? अब यासिर, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप में पहले मैच में उन्होंने मैं उनके विकेट कीपर का नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, कॉनवे तो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके ये मेकशिफ्ट विकेट कीपर है आमिर भाई। वो डेविड सेफायर्ड उनके विकेट कीपर हैं। पहले मैच के बाद उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। अब कॉनवे को जो है वो विकेट कीपिंग करा रहे हैं। ये इनके नंबर 1 चॉइस नहीं है विकेट कीपिंग में। और दूसरी तरफ जहां तक आप फील्डिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, देखें ये जो 4 टीमें आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं, इनमें अब इंग्लैंड का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे हल्की फील्डिंग हमारी है। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है। बट बड़े मैचों में आपकी टीम जो है वो फील्डिंग से ही खड़ी हो पाती है। और अगर आपको याद हो, शारजा में हमारा जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, जहाँ पर डेविन कॉनवे ने जो कैच लिया था मोहम्मद हफीज का, अगर शायद वो कैच नहीं लेते तो मोहम्मद हफीज ही वो मैच खत्म कर देते। लेकिन दूसरा जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि यहाँ पर मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा आसिफ अली को। आसिफ अली जैसी हिटिंग नहीं की यहाँ पर न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने। उन्होंने प्रॉपर, जिसको आप कहते हैं ना कि मैच को उन्होंने सही मानों में बनाया, और जो गलतियां इंग्लैंड की टीम की तरफ से हुई हैं और वो उनको पे करनी पड़ी हैं। और आज इंग्लैंड की टीम, मैं फिर वही बात करूंगा कि इंग्लैंड ने आज गलतियां की, और T20 क्रिकेट में आप जितनी कम से कम गलतियां करते हैं उतना आपका ज्यादा चांस होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था कि वो ये था कि आज जो मैच हुआ है, ये जो टॉस है वो किसी लॉटरी के टिकट से कम नहीं है। सेम क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो आज शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे दुबई में मैच होने वाला है। उसमें भी टॉस ही मैच को डिसाइड करेगा, क्योंकि 50% मैच तो न्यूजीलैंड के कैप्टन जो है वो टॉस के वक्त ही जीत गए थे। ठीक है, उनको ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने विकेट्स को बचा कर रखा और आखिर में उनको वो मौका मिला और उन्होंने मौके पे चौका रख दिया। आमिर भाई, मेरी हमदर्दियां फिलिप के लिए इसलिए ज़्यादा हैं कि वो एक बार जब ज़ख्मी हुए हैं तो उसके बाद शायद मोइन अली ने उन्हें टारगेट कर लिया था। वो जो शॉट खेलते थे सीधा उनकी तरफ गेंद पीछे पड़ गया था उनके। बिल्कुल। देखिए, आज जो एक चीज़ नज़र आई है, इतनी ज़्यादा औस नहीं पड़ी। औस पड़ी है लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं पड़ी कि गेंद गीला हो और जो है सारे फील्डर गेंद को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ गेंद को, लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने इंटेलिजेंट बैटिंग की। और जो या अभी कह रहे थे कि इंग्लैंड ने गलतियाँ बहुत की हैं, जहाँ जहाँ इंग्लैंड ने गलतियाँ की उन्होंने कैश इन किया। सही। उन्होंने ये नहीं कि यही सबसे बड़ा मरहला होता है। और कैश इन ज़बरदस्त तरीके से किया, और जहाँ पे उनको अटैक करना था उस जगह पे अटैक करके उन्होंने मैच को बनाया। और मैं यही समझ रहा था, और हम बात यही कर रहे थे जब मैच देख रहे थे,
14 ओवर में 100 हो गया तो ये न्यूजीलैंड जो है विकेटें ना गिरी तो मैच ले जाएगा। और न्यूजीलैंड ने उसी तरीके से बैटिंग की, आराम आराम से 2 विकेटें जल्दी गिर गई, प्रेशर था, उसको एब्जॉर्ब किया, स्कोर बोर्ड चलाते रहे, 14 ओवर पे 100 के ऊपर पहुंचे हैं और उसके बाद 1 ओवर ने सारा कुछ चेंज कर दिया। मॉडर्न डे क्रिकेट में 13 रन आखिरी 5 या 4 ओवर में या 14 रन जो है वो इतने चैलेंजिंग नहीं रह गए। सही, कोई भी प्लेयर आके एक आधा छक्का लगाए, इनसाइड एज पे चौका हो, आउटसाइड एज पे चौका हो, अब मैच जीत जाते हैं। पाकिस्तान की अगर अब तक की आप स्ट्रेटेजी देखें तो यही चलती है। टेस्ट मैचेस में बॉलिंग साइड का एज होता है जब डिफेंड कर रहे होते हैं। वनडे में भी कई दफ़ा बॉलिंग साइड को एज मिल जाता है, लेकिन T20 क्रिकेट में बॉलिंग साइड जब जो बॉल कर रही हो तो वो प्रेशर में ही रहती है, क्योंकि 1 ओवर मैच का जो है नक्शा टोटल जो है उसको ये तो हम ओवर की बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, बिलखुसूस बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के हवाले से। असल में बॉलर्स की तो कारकर्दगी थी ना जिसने मैच को इस नतीजे पे पहुंचाया। सोडी के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, सोडी इज़ अ रेवलेशन इन दिस T20 वर्ल्ड कप। उसको बड़ा अच्छे तरीके से समझा के लाया गया। आप देखें, वो बॉल को इस तरह करके ढीला सा छोड़ता है, बैट्समैन ना आगे जा सकता है ना पीछे जाके वो ज़ोर से हिट मार सकता है, और उसके बाद उसमें वो वेरिएशन करते हैं। एक आधा गेंद वो है वो बैट्समैन के मुंह में फेंकते हैं, एक आधी गुगली या फ्लिपर कर देते हैं। वो उनको सिखाया गया। और देखें, न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट है वो स्पिनर्स, अगर स्पिनर्स की बात करें तो उससे एसोसिएट नहीं होती। कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ। उन्होंने प्रोड्यूस किए गुड स्पिनर्स, लेकिन कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर जो है उन्होंने सवाए उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, कप्तान भी रहे उनके, उसके अलावा वर्ल्ड क्लास स्पिनर डैनियल विटोरी थे। नहीं, क्या खूबसूरत बैटर थे वो भी, बैटिंग भी वो बहुत अच्छी करते थे, कप्तान भी बहुत अच्छे थे। सो कितने अच्छे तरीके से सिखाया। और हमारे आप बॉलर्स को देखें, वो हमारे जो कोच है उन्होंने एक लफ्ज़ सीखा हुआ है अंग्रेजी का, रिपीटेबल एक्शन। रिपीटेबल एक्शन और भाई सिखाओ, होता क्या? रिपीटेबल एक्शन जो है वो ये है कि आपको जो प्लान दिया जाए वही एक्शन रिपीट हो, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट हो। सही, वो एक ही चीज़ के ऊपर उन्होंने सबको जो है वो चूना लगाया हुआ है। रिपीटेबल एक्शन सिखाते हैं कुछ नहीं। सो ये रेवलेशन है सोडी। और उसके साथ आप जैम्पा भी देखें, वो भी बहुत ढीला गेंद कर रहे हैं। जितने भी लेग स्पिनर्स जिन्होंने ढीले बॉल किए हैं उनको कामयाबी मिली है। पिछले मैच में आप शादाब को देखें कि हमने बहुत डिस्कस किया, उन्होंने थोड़ा सा फ्लाइट करने की कोशिश की, उनको गेंद विकेट से टर्न भी मिला और बाउंस भी मिला। सो आई थिंक हमारा जो हमारी क्रिकेट है उसमें जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है सिखाने वाला, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आपकी क्रिकेट जो है वो, ये जो आपका टैग लगता है आपकी क्रिकेट के ऊपर, अनप्रेडिक्टेबल, तब जाके वो परे जाएगा उससे। सही। यही भाई, क्या समझते हैं, सोढी जो है कितने की बॉलर बनकर सामने आए इस वर्ल्ड कप में? किसी शक व शुबे के बगैर यासिर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और यही इस सोढी जो थे वो IPL में जो इस वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले हुई, राजस्थान के कैंप में वो बॉलिंग कंसल्टेंट का रोल प्ले कर रहे थे। और अब यही इस सोढी जो है वो भारत के लिए वबाले जान बन गए थे। और दूसरी तरफ आमिर सोहेल साहब ने एक क्रिकेटर होने की हैसियत से जितना उनको डिस्क्राइब कर दिया है मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर ऐड करना चाहूँगा आमिर सोहेल साहब की गुफ्तगू में कि नो डाउट रेवोल्यूशन तो है वो क्रिकेट में, बट वो कहते हैं ना कि स्पिनर जो होता है, दराज का स्पिनर अपने हाइट का फ़ायदा उठाता है। तो वो सोढी जो है उनके पास वो सारी चीज़ें हैं, उनके पास जहन है, उनको पता है कि UAE की कंडीशन में आपने बॉल को जो है वो तेज़ नहीं करना है, क्योंकि UAE की पिचेस वैसे ही स्लो है और ये ट्रेडिशनल पिचेस हैं नहीं, ये टेस्ट नेशन की पिचेस हैं नहीं। यहाँ पर यासिर शाह जो है वो खासे कामयाब रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह है कि यहाँ पर स्पिनर अगर बॉल लाकर छोड़ेगा ना तो वो ज्यादा कामयाब होगा कि बॉल और स्पिन होगी। लेकिन अगर आप तेज तेज करने की गेंद को कोशिश करेंगे तो आपको रूम मिलेगा। लेकिन आप जो न्यूजीलैंड की टीम की बात कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम की जो फील्डिंग, आमिर सोहेल साहब 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का पार्ट रहे हैं। रॉड लैथम को आमिर साहब बिल्कुल याद रखा उन्होंने होगा, जिन्होंने अपने एक फॉलो थ्रू में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच किया था। तो फील्डिंग तो न्यूजीलैंड की हमेशा से ही अच्छी रही है। अब हमारे पास तो वो क्या कह रहा है आमिर भाई? क्रिस हैरिस भी बहुत अच्छा फील्डर था।
जी जी बिल्कुल, और उनको देखने से आप ये नहीं कह सकते थे कि ये इतनी चाबुक दस्ती का मुजाहरा करेंगे फील्डिंग में। लेकिन ओवरऑल अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो ये उनकी क्रिकेट के लिए रेवोल्यूशन है कि पिछले 6 साल के अरसे में उन्होंने आईसीसी के तमाम बड़े इवेंट के नॉकआउट मरहले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। क्योंकि एक जमाना था कि न्यूजीलैंड की टीम जो थी ना, उसके पास ऑलराउंडर ज्यादा होते थे, लेकिन अब उनके पास क्वालिटी प्लेयर आ रहे हैं। उनके पास उस टाइप के प्लेयर आ रहे हैं जो बैटिंग भी करने की अहलियत रखते हैं, जो बॉलिंग करने की भी। वरना उनके पास आधे बॉलर होते थे, आधे बैट्समैन होते थे। जिस जमाने में आमिर सोहेल साहब खेले तो वो मार्टिन ग्रो टाइप के उनके पास ज्यादा प्लेयर थे नहीं। तो ये चीज न्यूजीलैंड की टीम को जो है पे कर रही है। लेकिन मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि आज न्यूजीलैंड की टीम जो है अगर जीती है तो मैं उनको हाई रेट कर रहा था, और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम डिजर्व करती थी फाइनल। मुझे ये बताओ कि आप के न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है? मेरे ख्याल है कराची से तो काफी होगी। अच्छा, और उनकी क्रिकेट की तरक्की का राज यह है कि उन्होंने 6 टीमें नहीं की, उन्होंने टीमें बढ़ाई हैं। उन्होंने क्रिकेट को एवरी नुक एंड कॉर्नर इन न्यूजीलैंड लेके गए। उनकी रग्बी के बाद जो उनके पास जी सिस्टम है, उनके पास ऊपर से चीजों को इम्पोज नहीं किया। देखिए, वो वहाँ पे एक बंदे की ख्वाहिश नहीं है ना, वहाँ पे एक कलेक्टिव एफर्ट है। एक बंदा कह दे कि जी 6 टीमें कर दो, 6 टीमें कर दी, बाकी सारे भाड़ में जाएं, तो इसीलिए उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर है। आमिर भाई, ये बात शुरू हो चुकी है तो याहिया भाई से कमेंट चाहूँगा मैं। याहिया भाई, जब इस वक्त आप ये देखें कि फेवरेट पूरे वर्ल्ड कप की इंग्लैंड हो और न्यूजीलैंड उसको हरा दे, पाकिस्तान 5 मैचेस जीत चुका है मुसलसल, हमारे चेयरमैन ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त टीम है, क्या ऐसे जुमले कहने से नामुमकिन है? यही अब मैं वो सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सका, हराना नामुमकिन है, ये जो मुझे बताया गया है कि ये उन्होंने कहा। तो क्या ये ऐसे अल्फाज कहने चाहिए? क्रिकेट में क्या ऐसा होता है कि कोई भी टीम आए और उसके लिए ऐसे जुमले कहे जा सकते हो? देखिए यासिर रशीद साहब, मैं आपसे इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने सुना नहीं इसलिए मैं इस हवाले से कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। देखिए, बड़े बॉल से तो आपको वैसे ही जो है वो इज्तिनाब करना चाहिए, और बड़े बॉल आपको जेब नहीं देते। लेकिन एक चीज़ जो इंडिया के इस वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद मैं बड़ी शिद्दत के साथ महसूस कर रहा हूँ कि देखें, क्रिकेटर जो होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करता है। आमिर सोहेल साहब का इसलिए एक बड़ा कद है कि हमेशा से वो लॉजिक की बात करते हैं। आमिर सोहेल साहब, मेरा ख्याल है कि हवा में गुफ्तगू नहीं करते। वो अगर बहुत कोई अच्छा खेल रहा हो, आमिर सोहेल साहब हवा के साथ नहीं चलते। आमिर सोहेल साहब जो है वो सयाक और सबाक के हवाले से बात करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो सूरज के पुजारी होते हैं, जो सिर्फ ये बात करते हैं कि जनाब अगर किसी का वक्त चल रहा है तो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता। आपको उस वक्त किसी को अगर तनकीद आप कर रहे हैं तो फिर आप बताएं कि भाई इसका ये मसला है। मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा, शायद यहाँ पर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन हकीकत पसंदाना बात है। अब हमारा जितना पॉजिटिव पॉइंट कप्तान बाबर आजम है, उतना शायद नेगेटिव भी बाबर आजम ही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाबर आजम इस टूर्नामेंट में 264 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। बाबर आजम ने 450 किए हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक मैन ऑफ द मैच भी नहीं है बाबर आजम के पास। बहुत सीरियस बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और आपके वो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच बने हैं जिन्होंने 23 रन स्कोर किए हैं। आसिफ अली। इस टूर्नामेंट में शोएब मलिक ने 18 गेंदों पर 54 रन की इनिंग खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ। देखें दोस्त, कल बाबर आजम से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 चीजों पर गुफ्तगू हुई, और एक सवाल उनसे ये हुआ व्हाट अबाउट हसन अली, एक सवाल उनसे ये हुआ व्हाट अबाउट फखर जमान, और एक सवाल उनसे ये हुआ कि भाई आप पहले 6 ओवर्स में किसी टीम के खिलाफ 50 नहीं कर सके, तो क्या आपके लिए ये सीरियस कंसर्न है? अगर बाबर आजम ये कहते हैं, जो उन्होंने कहा कि जनाब इन पिचेस के ऊपर इब्तदाई 6 ओवर में आप तेज नहीं खेल सकते, तो सवाल ये है अगर पाकिस्तान तेज नहीं खेल रहा तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 मरतबा इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में 50 हिस्से को टच किया है। तो ये वो चीजें हैं जिसको आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तनकीद पर आए तनकीद नहीं है, हकीकत पसंदाना होना चाहिए, और हकीकत को देखते हुए आप कुछ जुमले अदा कर सकते हैं और हकीकत को देखते हुए अपनी गेम को भी बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कल के पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि न्यूजीलैंड को अब फाइनल के अंदर किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। कहीं नहीं जाइएगा, एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज के मैच में जितना उतार चढ़ाव देखने में आया, एक तरफ फेवरेट टीम थी, उसने क्या गलतियां की,
वो गलतियों को किसको मद्देनजर रखना है, किसने उस गलतियों से सबक सीखना है। इंग्लैंड की टीम तो अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, एक फाइनलिस्ट तो फाइनल हो चुकी है। अब देखना यह है कि आज के मैच को लेकर मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है, कितना सीखना है, किस तरीके से सीखना है, वक्त कितना है। आमिर भाई की तरफ बढ़ेंगे। आमिर भाई, न्यूजीलैंड तो चली गई, इंग्लैंड अब किस्सा फाइनल में। अच्छा घर नहीं चली गई, अब तो इंग्लैंड जाएगी ना घर। फिर सिक्योरिटी आ गया। अच्छा, सिक्योरिटी सेट हो चुकी हुई है। क्या समझते हैं कि आज के मैच से पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया उन्होंने सबक क्या सीखा? देखिए, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया की बात करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को एक सबक ये सीखना है कि किसी टाइम पे कंप्लेसेंट नहीं होना। किसी टाइम पे आपने ये नहीं सोचना कि मैच हम जीत गए। आप जब तक आखिरी गेंद डिलीवर नहीं हो जाएगा या आखिरी गेंद आप खेल नहीं लेंगे, मैच ख़त्म नहीं होना। सो आपने आखिर तक जो है अपनी कंसंट्रेशन लेवल, डिटर्मिनेशन को वहीं पर रखना है और हर गेंद जो है आपने सोच के करना है और हर गेंद सोच के खेलना है। ये चीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। और दूसरी चीज़ वो ये है कि आपने अगर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का अगर इंटरव्यू सुना है तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बड़ी बात की। सही। अब वो क्या करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी को वो कोशिश करेंगे इसको विकेट ना दें। जो दूसरा उनके साथ बॉल करेगा उसके ऊपर वो अटैक करेंगे। सो जो दूसरा बॉलर है उसको जो है बड़ी सोच समझ के बॉल करने की ज़रूरत है और उसको एक चीज़ का आयादा होना चाहिए कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को वो रोक रहे हैं तो उनके ऊपर अटैक होगा, अगर वो अटैक करने जा रहे हैं तो उनको विकेट लेने का चांस होगा। क्या कभी कभार ऐसा नहीं होता कि आप जिसकी बात करते हैं असल में वो आपका हदफ वो हो ही ना, आपका इशारा किसी और तरफ हो कि हम उसकी बात करें, वो खुद अंडर प्रेशर आए? देखिए, वो भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन है कि वो चैलेंज से घबराने वाले नहीं हैं, चैलेंज लेते हैं। वो सारा डिपेंड करेगा। अगर तो शाहीन शाह अफरीदी गेंद को स्विंग करेंगे तो वो कॉशियस होंगे, वो बिल्कुल कहेंगे कि इसको विकेट नहीं देनी। अर्ली विकेट्स गिरेंगी ऑस्ट्रेलिया की तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करता है। अगर उनके ओपनर्स जो है अच्छा कर जाते हैं तो वो उनकी टीम जो है वो आगे बढ़ती जाती है उस मैच में। सो आपने अगर शाहीन शाह अफरीदी का स्विंग होता तो अटैक पे जाए, लेकिन अगर वो शाहीन शाह अफरीदी को अगर कॉशियस खेल रहे हैं तो दूसरे बॉलर को जो है ये इस चीज़ का आयादा होना चाहिए और वो उसको अलर्ट होना चाहिए कि ये मेरे पे अटैक करेंगे। अगर कोई अटैक करने जा रहा है तो बॉलर को चांस है आउट करने का। अगर वो अच्छे बॉल कर जाते हैं, विकेट ले लेते हैं, तो जो शाहीन शाह अफरीदी विकेट नहीं लेंगे तो वहाँ से कॉम्पनसेट होगा तो पाकिस्तान गेम को कंट्रोल करेगा। अगर आज की अबू धाबी की पिच देखें आप, माजी के मैच के मुकाबले में आज की पिच भी आपको कुछ बेहतर दिखाई दी? मैंने आपको कल ही कहा था कि विकेट जो है सेमीफाइनल्स के लिए बहुत बेहतर बनाई। तो दुबई की पिच कितनी बेहतर समझते हैं? देखिए, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगी इससे जो गुज़श्ता मैच में अबू धाबी की पिच? बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और देखें, अगर विकेट के ऊपर घास छोड़ते हैं सही तो दोनों टीमों को एडवांटेज होगा। सही। उसमें यह है कि जो टीम स्पेशली पहले बैटिंग करेगी वो फंसेगी। सही। क्योंकि उसने अगर घास छोड़ते हैं तो वो जो ऑस पड़ रही है एक ही चांस है, फ्लैट की बजाय अगर वो उसको उस पर घास छोड़ देते हैं तो वो फिर बैटिंग फर्स्ट को जो है वो प्रॉब्लम होगा। और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान को सीखनी, अगर खुदा न खास्ता टॉस हारते हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचना कि हमने 200 करने जाना है। सही। आप 190 के करीब तो कर ही रहे हैं, आप उसी तरह खेलें। ठीक। आपने मिडल ओवर्स जो है वहाँ पे अपना थ्रॉटल जो है वो दबाना है और उसमें आपने एडवांटेज लेके आपने सिर्फ 160 का सोच के 180 तक पहुंचने की कोशिश करनी है। 180 जो है वो सेमीफाइनल्स में प्रेशर लेके आता है। सही। नाज़रीन, वक्त कम है, बढ़ते हैं सवाल जवाब के सेगमेंट की तरफ। हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम के जो विनर हैं, जिनका बेहतरीन सवाल का इंतखाब किया गया, नाम है उमैर अली, ताल्लुक़ है उनका कराची से। तो ये है उमैर अली जिनका बेहतरीन सवाल था। आज के सवालात की जाने बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज क्या सवाल मौसूल हो। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आमने सामने है। आपको क्या लगता है बाबर आजम और रिजवान जंपा को आसानी से फेस कर लेंगे या नहीं? जो हमारी जो टीम है ना वो पहले 6 ओवर में बहुत कम स्कोर बनाती है, जिसकी वजह से दूसरे बैट्समैनों पे प्रेशर पड़ता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे जो स्ट्राइक रेट जो पहले 6 ओवर में स्कोर ज़्यादा बढ़े? मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की जीत के तसल्सल को तोड़ देगी या शाहीन अपनी जीत के तसल्सल को बरकरार रखेंगे? मोहम्मद हफीज़ ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या शाह मलिक को और खेलना चाहिए क्योंकि पीछे यंगस्टर बहुत पड़े हैं?
आमिर भाई, एक छोटे शाइक की तरफ से मुझे बेहतरीन सवाल लगा। उनका सवाल ये है कि क्या रिजवान और बाबर जंपा को अच्छा सा फेस कर पाए? देखें, अगर जंपा तक बात आती है तो फिर तो उन्होंने जॉब कर दिया अपना। सही। इसका मतलब है कि तेज बॉलर्स को तो विकेट ही नहीं मिली और वो जंपा को बॉल कराते हैं पावर प्ले के बाद। ठीक है, अगर उन्होंने विकेट नहीं दी तो फिर वो जंपा को आराम से कंट्रोल कर लेंगे। सही। तो पहला पावर प्ले 6 ओवर्स के अंदर वो कहते हैं कि उसमें स्ट्राइक रेट आपको बेहतर करना है। आपकी राय? मेरे ख्याल से आज कितने रन हुए हैं? आज न्यूजीलैंड ने कितने रन किए पावर प्ले में? मेरे ख्याल से 50 के करीब किए। 50 कोई नहीं था, 45 के करीब थे। 30 के करीब था, 33 के कुछ था, 2 आउट हुए हुए थे पहले 6 ओवर्स। पहले 6 ओवर्स। मैं फिर गलत हो सकता। सो बात सिंपल सी है कि विकेटें हाथ में रखें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ 40 to 47 जो है, इट्स अ गुड स्टार्ट। सही। 20 वाले ओवर में आपने कैपिटलाइज करना है। स्टॉइनस, मैक्सवेल और उनका मिच मार्श ये बॉल करेंगे। सही। ठीक है, कई दफ़ा हमने देखा कि फिच वो भी आके लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं, 1-2 ओवर वो भी डाल देते हैं। आपने टारगेट करना है कि कौन सा बॉलर आपके लिए मुवाफिक है, आप अच्छा टोटल कर सकते हैं। कौन सा बॉलर अपने लिए मुवाफिक है। नाज़रीन, कल के मैच को खूब इंजॉय कीजिए। कल मैच के पहले और मैच के बाद भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने